हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यादव केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें मैंने आपको दो बातें बता रखी हैं पहले। अब उसी चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए, कि जो एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यूब रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर, अगर मैंने न्यूक्लियस के रेडियस आर माना और मास नंबर को ए से लिखते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3 क्यूब रूट के साथ, मास नंबर के क्यूब रूट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रखेंगे कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे आर नॉट रखा कांस्टेंट, तो इट बिकम आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। और ये जो रेडियस निकलता है बेटा वो सेंटीमीटर में, और आर नॉट अपने आप में कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1.33 10⁻⁻13 होता है। और मास नंबर का मतलब आप जानते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आर आपका न्यूक्लियस का रेडियस है। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला आएगा आर इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई ए का पावर 1/3। मीन्स आपको जब भी मास नंबर गिवन हो तो आप उस न्यूक्लियस का रेडियस बता सकते हैं। ये हमारे सेकेंड पॉइंट में ही बात थी, जहाँ पे मैंने आपको एटम और न्यूक्लियस के डायमीटर का रेशियो बताया था। अब तीसरी जो इसमें बात है, थर्ड जो पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल का, वो कि हमारे पास एटम के पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो न्यूक्लियस हो गया, और एक न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन होगा वो, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होगा। तो बेटा जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम के वॉल्यूम को बताएगा। तो मेन जो हमारे पास इसमें बात निकल के आई कि जो न्यूक्लियर पार्ट है वो एटॉमिक मास को बताएगा, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो एटम के वॉल्यूम को बताएगा। और जब हम लोग रेशो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये 10⁻15 आता है। क्योंकि बेटा एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻8 और न्यूक्लियस का 10⁻⁻13, दोनों स्फेरिकल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो दोनों में ऊपर नीचे 4/3, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा अपने पास 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 10⁻⁻13 का क्यूब। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻15 आएगा। मीन्स एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा होता है, इतना टाइम्स ज़्यादा होता है। फोर्थ जो हमने इसमें बात आपको बताई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट विद हाई स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिविटी ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। मतलब इसका जो मेन मीनिंग है बेटा है कि जैसे एक सोलर सिस्टम होता है वैसे ही आप एटम को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोलर सिस्टम की तरह अरेंज्ड होते हैं। अब हमारे पास जो बातें निकल के आती हैं कि आखिर ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। तो इसमें मेन दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला जो ड्रॉबैक है, ये मॉडल कभी भी एटम के स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन करता होता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होना चाहिए, और अट्रैक्शन में एनर्जी लॉस होती है। तो ऐसा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लॉस करते करते फाइनली जाकर न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाए, और कोलिजन के बाद एटम का एग्जिस्टेंस
ख़त्म हो जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का मॉडल हेल्पफुल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करे तो स्पाइरल पाथ बनाते हुए, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा, उससे कोलाइड करेगा और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स है हमारे रदरफोर्ड साहब के। अब जो हम लोग बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बोथ। तो आप केयरफुली वॉच करेंगे, और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ बता रखे हैं आपको, वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं, पर यहाँ फिर से आपको केयरफुली वॉच करके और न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ जो हेडिंग दिया है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आप ये दोनों टर्म से फेमिलियर है। एटॉमिक नंबर की जो मेन बात होती है बेटा, कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स मिलेगा आपको, उसी प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग एक न्यूक्लियर चार्ज भी नाम देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इसलिए क्योंकि होगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन्स भी होता है न्यूक्लियस में, पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चार्ज के लिए, न्यूक्लियस के चार्ज के लिए प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने इसमें बता रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जेड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेटा एटम कोई न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर, दोनों को ही बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर आपके पास एटम चार्ज्ड हो, फॉर चार्ज एटम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जेड के बराबर नहीं होता। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जेड माइनस चार्ज ऑन एटम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जेड आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली है। आप इसको एग्जाम्पल से समझे। देखें, मैंने पहला एग्जाम्पल कैल्शियम का लिया, एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 है। तो बेटा प्रोटॉन जो नीचे बॉटम पे लिखा हुआ ना 20, वही होगा, प्रोटॉन 20 है, और ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन भी इस पर 20 है। ई माइनस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। कई बार पी पे प्लस लिखा होता है, मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज को बताएगा। पर वही बात अगर मैं कैल्शियम 2+ आयन में देखूं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा चार्ज एटम के लिए कि जेड माइनस, यानी 20 माइनस चार्ज इसमें +2 था, और सॉल्व करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। इन द सिमिलर मैनर ओ पे 2 माइनस है, इसको आप सॉल्व करें इलेक्ट्रॉन के लिए तो एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 माइनस चार्ज उस पर -2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात थी। अब हमारे पास जो सेकेंड टर्म था वो था बेटा मास नंबर, और मास नंबर को ए, कैपिटल ए से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर होगा, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। और ये कभी बेटा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर होगा। मास नंबर कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ ही नहीं सकता है, हमेशा एक होल नंबर होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि A बराबर मतलब मास नंबर इक्वल टू P + N। P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसको मैं डिफाइन कर दूं तो आप देखें कि द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिकॉज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और नोट करके मैंने बता रखा है कि हमेशा एक ये होल नंबर ही होगा। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने बताया है कि एटम में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन मिलेगा एंड प्रोटॉन मिलेगा, जबकि आउटसाइड द न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0। और जब भी किसी एटम एलिमेंट के एटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं
तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं जेड से, और मास नंबर को आप ऊपर ए से लिखते हैं। अब जो ऊपर ए लिखा हुआ है उसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लिख सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैंने आपको दिखा रखा है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे एक्स एलिमेंट का सिंबल है, जेड उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, और एस उसी का मास नंबर है। तो बेटा मास नंबर होता है P प्लस एन। तो जब आप यहाँ से n निकालेंगे, या P की जगह मैं Z भी लिख सकता हूँ क्योंकि प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो n बराबर आएगा आपके पास A माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बन गया, किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने का फॉर्मूला बन गया है कि A का मतलब मास नंबर माइनस जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, इन दोनों का डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। अब मैंने 3-4 एग्जांपल्स बता रखे हैं, आप देखें इसमें पहला देखें आप सोडियम वाला Na+ लिखा हुआ है, तो बेटा प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, बॉटम वाला प्रोटॉन ही होगा। प्रोटॉन इसमें 11 और इलेक्ट्रॉन आप देख लें, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्रोटॉन में से एक आप माइनस कर दें 10 हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास है फ्लोरीन पैक माइनस, एटॉमिक नंबर इसका 9, तो प्रोटॉन 9 हो गए। इलेक्ट्रॉन ऊपर नेगेटिव है तो एटॉमिक नंबर में एक जोड़ेंगे फिर, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। उसी तरीके से कार्बन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन आपके पास 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होगा, जबकि ऑक्सीजन में O8 और 16 लिखा हुआ है, प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8। तो ऐसे आप इनके नंबर्स को बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने बताया आपको है कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एटॉमिक वेट। बेटा एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों अलग चीज़ है। एटॉमिक नंबर को मैंने बोला था कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, पर एटॉमिक वेट फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। तो बेसिकली निकालते कैसे हैं एटॉमिक वेट को, वो मैंने बता रखा है। कार्बन के लिए आप केस देखें, कार्बन में प्रोटॉन आपके पास 6 है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी आपके पास 6 है। एटॉमिक वेट के लिए न्यूक्लियॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.00750 एटॉमिक मास यूनिट, और एक न्यूट्रॉन का 1.00850 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने जब 6 इंटू एक प्रोटॉन का मास किया प्लस 6 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास करके ऐड किया, तो हमारे पास ये आ गया 12.011 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये देख लो आपका ये एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, लेकिन मास नंबर 12 ही होगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को सिंपली जोड़ेंगे। इट मीन्स एटॉमिक नंबर में भी फ्रैक्शनल, पर मास नंबर ऑलवेज अ होल नंबर। तो बेटा यहाँ तक आप एक बार फिनिश करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और इन्हीं बातों को कल आगे कंटिन्यू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। थैंक यू।